माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन 181 श्री राजेंद्र गहलोत, क्वेश्चन आवर 181, क्वेश्चन नंबर 181 प्लीज। हो रहा मेरे ऊपर। मैंने सदन में जबकि उठ के खड़े हुआ और मैं ये सोचा कि जब पीयूष गोयल साहब लीडर ऑफ द हाउस, उनकी बात जब खत्म हो गई तो मुझे नेचुरली आप कहने के लिए समय देंगे, लेकिन मेरी आधी बात भी नहीं सुने, द हाउस अर्जेंट हो गया। ये कैसा है? और मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैं क्या बताना सदस्य जो स्थिति कर रहे हैं, खड़गे साहब आप देख रहे हैं हालात, और बड़े मेंबर हैं। मेरे लिए ये है, अरे जब बिल पास होते हैं तो मेरी बात नहीं सुन सकते, तो इसीलिए सर मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूं। आपने 6 लोगों को यहां पर सदन से विड्रॉ करने के लिए कहा, टीएमसी के मेंबर्स को। रूल 255 के तहत आपने कहा। रूल 55 क्या कहता है? द चेयरमैन may direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the council, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. So they have been withdrawn from only the day's meeting, not after adjournment. When the house is adjourned for a day, they came here to take their things, the papers and bags, whatever. Honorable LOP, this matter is reported. No. It is under consideration of Honorable Chairman. Please, it's under consideration of Honorable Chairman. I have already replied. Please, I will complete 1 minute. सर, जब हाउस adjourn हो गया तो वो लोग अंदर आना चाहते थे, लेकिन मैं वहां था, मैं यहाँ से उधर गुजर रहा था। Please, this matter is under consideration of Honorable Chairman. This has been reported. It has No. Please, no. ये रॉन्ग है। Honorable Sukhdev Singh मैंने कहा वो गलत है और आप गलती को सपोर्ट करते हैं, you will be held responsible. जी, लक्ष्मी जी, प्लीज। सर, किसी को न प्रदर्शन पे आपत्ति है, न हंगामे पे आपत्ति है, हिंसा पर आपत्ति है। जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने का षड्यंत्र और साजिश की गई है, उस पर आपत्ति है। जिस तरह से यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ हाथापाई की गई है और वहाँ पर तोड़फेड़ की गई है, उस पर आपत्ति है। आप पूरे के पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं अपने हिंसक गतिविधियों की वजह से। हमारी इस पे आपत्ति है। पीयूष जी ने ये बात कही है, ये नहीं कहा है कि आपके प्रदर्शन आप लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हिंसक गतिविधियां आप सदन की कार्रवाई को हाईजैक कर सर। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 181 श्री राजेंद्र गहलोत। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जो सदस्य के साथ जेल में है, मेरा आग्रह है कि सीट पर जाए। क्या जो सदन को चलने का क्वेश्चन और है, फॉर्म भरने के लिए कोई आपकी विचाराधीन प्रस्ताव है? एक बार अपना प्रश्न पूछा। सेकेंड सप्लीमेंट्री। राजस्थान में एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। क्या जोधपुर में विचाराधीन प्रस्ताव के विषय में आपके लिए विचाराधीन है क्या?
सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर अध्ययन अध्यापन के लिए प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल तकनीकों द्वारा सरकार केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित पूरे देश के स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं को बढ़ावा देने की उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जो अभी माननीय सदस्य ने सवाल रखा है, तो अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राम कुमार वर्मा। आदरणीय उपसभापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मैं सर्वप्रथम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्रालय को, कि केंद्रीय विद्यालयों में जो आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC और EWS को है, वो ऑल इंडिया स्तर पर है। लेकिन चूंकि अभी एक मेरा सप्लीमेंट सर, ब्रीफली प्लीज। सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, उपसभापति जी, मेरा प्रश्न ये है कि केंद्रीय विद्यालयों में SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो ऑल इंडिया बेस पर है। चूंकि केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार हो गया है और वह रीजनल बेस पर लोगों की संख्या है, तो मेरा अनुरोध है कि उसको रीजनल बेस पर यानी स्टेट लेवल के आधार पर क्या आरक्षण की व्यवस्था की जाने का विचार है क्या? सभापति जी, ये प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगी। Honorable M. Thambi Durrani. Chairman, sir, thank you very much for asking me opinion. I appreciate Honorable Prime Minister of India and also Education Minister for coming out or giving higher priority to promotion smart classrooms in schools all over the country, including Kendriya Vidyalaya and Jawahar Vidyalaya. I appreciate that. At the same time, sir, there is a lot of demand in Tamil Nadu. In the Kendriya Vidyalaya, we want Tamil language as a compulsory to teach in the Kendriya Vidyalaya. Not only Tamil Nadu, in other states also let the local languages make it compulsory to include in the Kendriya Vidyalaya. Whether the government will come forward to represent the demand of the Tamil Nadu people to include Tamil as a compulsory in Kendriya Vidyalaya. I want to know. सभापति जी, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय नहीं, बल्कि समग्र शिक्षा के तहत सरकारी विद्यालयों को भी स्मार्ट बनाने की हमारी योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके तहत हम विशेष बल दे रहे हैं टीचर और टेक्नोलॉजी पे। और जहां तक तमिल भाषा की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस संबंध में, चूंकि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करनी है, इसके लिए उस नई शिक्षा नीति में ये सारा चीज समावेश किया गया। माननीय महेश पोद्दार। धन्यवाद महोदय। स्मार्ट क्लासेस को चालू करने के लिए एक नई टीचिंग मेथोडोलॉजी की जरूरत पड़ती है और जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल से अलग होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेंट ने जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनको शिक्षित करने का, नई टेक्नोलॉजी से अनुभव कराने का कोई कदम उठाया है क्या? सभापति जी, PM ई-विद्या के तहत दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम टीचर को प्रशिक्षित करते हैं और नई तकनीक से कैसे पढ़ाया जाए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इसके माध्यम से हम टीचरों को हम प्रशिक्षण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, श्री को ऑनरेबल मिनिस्टर।
श्री विकास महात्मे थैंक यू चेयरमैन सर। मेरा आदरणीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस साल 20,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने हैंडलूम और एक्सेसरीज दिए। मेरा सवाल ये है कि रेशम के क्लस्टर्स महाराष्ट्र में न होने की वजह से जो भी सिल्क कॉटन्स तैयार होते हैं, रेशम के कोष जो तैयार होते हैं, उन्हें रामनगर कर्नाटक में लेके जाना पड़ता है। और वो रामनगर लेके जाने के लिए जो 2 ट्रेन है, बसवा और गोल घुमाट, वो दोनों ट्रेनें बहुत 1 मिनट ही रुकती है। तो क्या वो कॉटन्स लेके जाने के लिए ये ट्रेन ज्यादा देर रुक सकती है, 4 मिनट तक के रामनगर में? और दूसरा यह है कि महाराष्ट्र में जो क्लस्टर्स नहीं है, कोष्टी समाज जो है, जो वीवर कम्युनिटी कहते हैं, उनको भी क्या हम इसमें कॉटन्स, ये जो क्लस्टर तैयार करना है हैंडलूम्स के, उसका फायदा दे सकेंगे और महाराष्ट्र में सिल्क इंडस्ट्री बढ़ा पाएंगे? यह संसदीय आचरण में मैं वार्न कर रहा हूँ। प्लीज, पेपर फाड़ कर फेंकना संसदीय आचरण है। 237 और बाकी जो रूल्स है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख को माई हैंडलूम माई प्राइड करके हम सभी जितने भी हैंडलूम के जो व्यूवर्स है उनको बहुत सम्मान दिया है। और हम लोगों ने 9 तारीख को परसों ये अपने अपने वहाँ के जो भी व्यूवर्स है, जो भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जो भी आर्टिजन है, उनको प्रमोट करने के लिए ये हैशटैग से जुड़ना भी है। उनका विशेषतर ये प्रश्न महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जो मैं बाद में उनको पहुंचा दूंगी। थैंक यू। श्री अमर पटनायक जी। So, Madam, there is a demand from the National Federation of Handlooms and Handicrafts that textiles handlooms should be covered under the Atmanirbhar Bharat package. So, is this particular demand considered by the government? That it may become a part of the Atmanirbhar Bharat package as an MSME. पिछले थर्सडे को भी माननीय सदस्य ने यही प्रश्न पूछा था और मैंने तभी यही बताया था कि आप हमें वो लिखित में कुछ जानकारी दे, मैं उन विषय में उनको जरूर सूचना दूंगी। संजय सेठ जी। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी वो हथकरघा में बहुत तरक्की हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि यूपी में गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है? मानिए, ये भी यूपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन मैं ओवरऑल बता दूं कि ब्लॉक लेवल पे 440 क्लस्टर बने हुए हैं, जिसमें डिजाइनर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, लूम्स वर्कशॉप आदि के द्वारा उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनकी प्रमोशन के लिए और उनके एक्सपर्ट वो उनके चीजें बेचने के लिए जैम पोर्टल पे भी उनको सुविधा दी गई है। कम से कम सभी जितने भी हैंडलूम से साथ जुड़े हुए वर्कर्स हैं उनको आधार कार्ड से जोड़कर उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है और उनकी जो भी योजना के उनको जो लाभ मिल रहा है वो उनको इसी माध्यम से हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में भी ये जो भी उन्होंने सवाल पूछा है मैं उनको जानकारी देकर पहुंचा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 183 श्री शांता छेत्री। श्री शांता छेत्री प्लीज सीट पर अपने जाए सवाल पूछें। ऑनरेबल मिनिस्टर, Slide on the table. श्री सुजीत कुमार। Thank you, sir. Sir, India and Ghana share very warm friendship. We also have civilizational linkage with Ghana, and there is a sizable Indian population in Ghana, sir. Sir, in 2017, the cultural troupe of Odisha called Odissi performed in Ghana to wide acclaim. Sir, I think not enough is being done by Government of India to promote Indian art and culture in Ghana. So can we request the government to open an ICCR center
in the capital of Ghana. And while we are talking of ICCR centers, can we have one in Taipei as well? Because Taiwan has been a great friend of India as well. Thank you. Sir, during the last 7 years of Prime Minister Narendra Modi's rule, there has been great transformation in the country, and it has not been limited to domestic affairs. It has extended to external affairs also. Africa being one of the most prominent partners of India, and Ghana being one of the prominent members in the African Union, India has developed very warm relationship with Ghana, with Africa. We had the India-Africa Summit Forum in 2015, where 41 heads of states and governments had participated. The efforts are on for improving the relationship in every way, including cultural, including bilateral trade, including the relationship. So in all these aspects, all efforts are being made. श्री राकेश सिन्हा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, घाना और भारत के बीच में एक वैल्यू शेयरिंग है, दोनों के बीच में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसके बाद मूल्यों की एक कॉमन वैल्यूज है। तो घाना और भारत के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार अगले कुछ वर्षों में क्या भारत के लोकतंत्र, भारत की धर्मनिरपेक्षता, इन मूल्यों को लेकर वहाँ डिस्कोर्स शुरू करेगी? जैसा भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या इस डिस्कोर्स को लेकर घाना और अफ्रीका जैसे देशों में विदेश मंत्रालय कार्य शुरू करेगी? Sir, through you, I would like to inform the honorable member as well as the House that India's relationship with Ghana as well as every country in the African Union, that has been improving over the years. As the honorable member mentioned, there is a historical connect regarding the independence movement of the country. And during the independence movement of the country, Mahatma Gandhi ji started his journey from South Africa to commemorate the 150th year of Mahatma Gandhi ji's birth. Gandhi ji's statues have been installed in many countries of African Union, and in Ghana also we have a statue of Mahatma Gandhi installed in the Kofi Annan Center for IT. So many efforts for improving as well as reviving the independence struggle link between India and Ghana that are being taken up by the government of Narendra Modi ji. श्री डीपी बक्स, ऑनरेबल डीपी बक्स। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि अफ्रीका में पंजाब हरियाणा के किसानों की बड़ी मांग है। अफ्रीका में किसानों को सेटल करने के लिए क्या सरकार कोई उनकी मदद कर रही है? कोई कारगर स्टेप ऐसा है जिसके बारे में हमें अवगत कराएं? Sir, India and Africa, as well as with many other countries of the world, we have entered into MOUs for Indians to migrate to various countries, and such agreements, including for farmers, has been beneficial for the whole of India. India was considered as a big market. That was the situation till 2014. But after Narendra Modi ji came to power as the Prime Minister of this country, there has been a vast change in the way India is being looked at. The image of India has changed, has undergone a change. And now Indians have an opportunity to go across to any country, many countries of the world. And there has been an opportunity for Indians to express their talent. The world has become a workplace for the Indians. That is the sea change that has happened in the whole of the world through the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji. क्वेश्चन नंबर 184, डॉक्टर अमर पटनायक।
Dr. Amar Patnaik. Question number 184. The chairman, sir, the answer is made on the table of the House. First supplementary. So what is the current main in position of the sanction strength, including judicial vacancies? Please repeat your question, please. What is the current main in position, including judicial vacancies? No, you have. What is the current main in position? You have given the sanction strength position here in the answer. So what is the current main in position, including judicial vacancies in the Lokpal and the Lokayuk Act 2010? No, I would like to, through the Deputy Chairman, I would like to inform the Honourable Member and also to the House that the process is going on. We have already constituted the Lokpal committee. I think what is important for all of us to realize is that Prime Minister Narendra Modi is himself committed to zero tolerance against corruption, and the establishment of Lokpal has also happened as a part of that commitment. If we recall, for the first time, the demand for having a ombudsman-like arrangement in the form of Lokpal, which came later to be known as, was raised way back in 1963 by the then Honourable Member L.M. Singhvi. And then the bill was passed it was at least presented 10 times in the parliament by different governments. So either it was lack of will or it was maybe half-baked attempts. It was finally in 2014, in the beginning, the then UPA government on its way out under pressure brought in a bill which was full of inadequacies, and then it was brought in an amended form. Now we have the chairman in place, we have the judicial member also, we have two judicial members. I understand why you have also put this question. One of the judicial members unfortunately died of COVID. The other one has actually not been able to get. Second supplementary. Thank you so much, sir, for the answer. So are you satisfied with the current performance of the Lokpal? See, I would like to share with the honourable member that it is not fully mandated on my part to comment on the performance of the Lokpal. However, Lokpal submits a report directly to the President of India. But as of now, what I think is important for all of us to know is that in the very first year we had more than 1,000 complaints before the Lokpal. But in the very next year, the complaint number has gone down to just about 100 and so, which means in 2019-20 we had 1,427 complaints, 2021 110, and in the current year it is only 12 till date, which means the number of complaints which are liable to be submitted to the Lokpal have considerably reduced and reduced progressively, which is a good reflection not only on the part of Lokpal but also a good reflection on the part of the Modi government, because there is hardly anything to complain for. The House stands adjourned to meet at 2 p.m.